हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में जो जनवरी मंथ्स की मैगजीन है वीज़ा आईएएस की, इसमें मैंने आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बड़े वाले आर्टिकल्स थे उसको हमने कंप्लीट करा दिया था। आज की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं न्यूज इन शॉर्ट्स से, लेकिन इसके बाद जो है न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जस्ट हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। तो पहले सोच रहा हूँ मैं आपको कि इकोनॉमिक्स के जो बड़े आर्टिकल हैं उसको कंप्लीट करा दूँ, फिर न्यूज इन शॉर्ट्स को अभी इसी क्लास में देखा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में पहला आर्टिकल है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दोस्तों, मैं इस वाले आर्टिकल को विजन आईएएस का जो पीटी 365 है, पीटी 365, उसको मैंने अपनी जो इकोनॉमिक्स वाली जो मैगजीन कराई है उसमें मैंने इसको कराया है। ठीक है, उसी चीज़ का ये रिपीटेशन दिया हुआ है। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, नीति आयोग ने इस पर एक चर्चा पत्र को, डिस्कशन पेपर को जारी किया। किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया। 2005 से 2006 से लेकर के भारत में जो बहुआयामी गरीबी है, इसी का एक शीर्षक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले तो बात आती है बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये है क्या? तो गरीबी का आकलन करने के लिए और उसे समझने के लिए इसका मापन का विधि है बहुआयामी गरीबी। ठीक, जिसमें आय के जो कारक होते ही हैं, गरीबी के कारण सबसे बड़ा कारण क्या होगा? आय का कम होना। तो आय के कारण इसके अलावा अन्य डायमेंशंस हैं जो गरीबी के, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। और इसी के द्वारा जो है दैनिक जीवन में जितने भी जो अभाव का सामना कर रहे हैं लोग, उसको शामिल करके, जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, शिक्षा की कमी, जीवन यापन का निम्न स्तर होना, अच्छा रोजगार का नहीं होना, हिंसा का खतरा होना, इन सारे चीज़ों को भी बहुआयामी गरीबी में शामिल किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। जो एसडीजी हमारा 1 है ना, वो बताता है कि 2030 तक जो पूरे विश्व है, संपूर्ण विश्व में, उसमें गरीबी को सभी रूपों में उन्मूलन करना है, यानी उसको हमें ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसमें जो है गरीबी की केवल आय के रूप में या उपभोग के स्तर पर नहीं रखी गई, बल्कि कई सारी सुविधाओं के अभाव के उन्मूलन की बात की जाती है। जो इसीलिए जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ना, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें भी गरीबी जो है आय के अलावा अन्य सारे जो अभाव हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है इसके मापन विधि में। ठीक है, तो ये बहुआयामी गरीबी है। तो बहुआयामी गरीबी का जो मापन होता है वो क्या होता है कि इसमें जो है व्यक्तिगत स्तर पे जो है गरीबी का आकलन किया जाता है, पर्सनल लेवल पे, ध्यान देना। और इसकी गणना के लिए अल्कीरे फोस्टर एक विधि होती है, अल्कीरे फोस्टर से क्या मालूम चलता है कि एक मतलब विभिन्न संकेतक होंगे। जो अल्कीरे फोस्टर विधि होगा उसमें विभिन्न संकेतक होंगे, जिसमें एक व्यक्ति या एक परिवार द्वारा जो भी अभाव सही किए जा रहे हैं या अभावों की जो भी संख्या ओवरलैपिंग हो रही है उसकी गणना करती है। और यह गरीबी जो है खुशहाली को मापने के लिए, गरीबी को मापने के लिए एकदम बेहद लचीला टेक्निक है। इसमें गरीबी का प्रसार भी माप लगते हैं और कितनी तीव्रता है, ये दोनों चीज़ों यहाँ पे मापी जाती है अल्कीरे फोस्टर विधि से। तो इसी विधि से जो है जो MPI है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसकी गणना की जाती है। तो एक बात आप समझो कि भारत में नीति आयोग ने जो है ग्लोबल MPI है, उसी के स्तर पे यहाँ पे भारत ने नेशनल MPI, यानी कि जो भारत का खुद का जो है MPI मापने की नेशनल MPI जो है इसको जारी किया। ठीक, तो ग्लोबल MPI को कौन जारी करता है, क्या ग्लोबल MPI है, उसके बारे में और फिर नेशनल MPI के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो ग्लोबल MPI जो है यह वैश्विक स्तर पे एक गरीबी मापन का विधि, यानी विश्व के स्तर पे जो गरीबी का मापन होगा उसको ग्लोबल MPI बोलेंगे, जिसमें जो मुद्रा संबंधी आय व्यय के पहलू के अलावा, यानी कि हमारी जो जितनी आय और व्यय है उसके अलावा जितने सारे आयाम हैं उसमें जो भी गरीबी है उसके स्तर को मापते हैं। तो कौन ग्लोबल MPI को मापता है? तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP, दोनों संस्थाएं जो है UNDP और OPHI, यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, PYQ है, UPPCS से लेकर के UPSC हर जगह पूछा हुआ है, तो इसको जो है जारी करती हैं। अब इसमें बात समझने वाली बात है कि इसमें 100 विकासशील देश हैं उनको शामिल कर किया जाता है, और कोई एक व्यक्ति द्वारा एक साथ सामना किए जाने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये 3 जो है इसका डायमेंशंस हैं, क्या? हेल्थ, एजुकेशन और जीवन का स्तर जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसको जो है इसमें गंभीर अभाव जो होंगे उनको दर्शाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें 10 संकेतक होते हैं। इसमें अब जो 3 आयाम है, इसमें आप समझो एक बात को, इसमें छोड़ दिया है, विजन है इसका भी बहुत सी चीज़ें छोड़ देता है। 3 आयाम है, 3 आयाम में क्या है, 10 संकेतक होते हैं, याद रखना इसको। तो ये 10 संकेतक जो हैं, इसमें से अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो है 10 संकेतक में से 1/3, यानी कि मान के चलो उसमें से 3 या 4 से अधिक जो है
संकेतकों का जो अभाव है उसमें सामना कर रहा हो तो वो क्या माना जाएगा, एमपीआई गरीब माना जाएगा, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वह गरीब व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ये ग्लोबल स्तर पे है। अब भारत के आते हैं तो इसी के तर्ज पे जो ग्लोबल एमपीआई, इसी के तर्ज पे जो भारत में नीति आयोग ने इसको शुरू किया, नोडल एजेंसी यही है। ठीक, तो अभी जानना कि भारत में जो वैश्विक एमपीआई है उसमें 10 संकेतक तो हैं, तीन मानक है ना, 3 जो स्टैंडर्ड है जिसमें कि इस पे नापा जाता है, उसमें 10 मानक होंगे, 10 मूल संकेतक होंगे। इसके अतिरिक्त भारत में 2 और जोड़ दिया गया। कौन कौन सा? एक तो मातृ स्वास्थ्य को जोड़ा गया, दूसरा बैंक खाता को जोड़ा गया गरीबी मापने के लिए। तो भारत में कितने संकेतक हो गए? 12। डायमेंशंस वही हैं 3 दोनों तरफ, लेकिन वहां पे वैश्विक में 10 है, भारत में क्या है? 12 है। ये चीज को ध्यान देना आपको। ठीक, तो यहाँ पे जो एमपीआई का जो वैल्यू का निर्धारण होता है, हेड काउंट रेशियो और जो निर्धनता की जो तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, दोनों को, हेड काउंट रेशियो और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी दोनों को गुणा करके निकाला जाता है। ठीक, तो हेड काउंट रेशियो पहली चीज क्या होती है वो जान लेते हैं कि जो कुल जनसंख्या की तुलना में, ठीक है, बहुआयामी गरीब कितने हैं, जितने बहुआयामी गरीब होंगे और अपना टोटल जनसंख्या, वो क्या होगा? हेड काउंट रेशियो निकलेगा। ठीक, और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ये होगा कि जो भी अभाव किए जा रहे हैं उसका औसत अनुपात कितना है। ठीक, जो भी बहुआयामी गरीब व्यक्ति अभाव का सामना कर रहे हैं उसमें औसत अनुपात कितना है, उस दोनों गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एमपीआई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, नीति आयोग जो है इसके लिए नोडल एजेंसी है। अच्छा, नीति आयोग जो कहती क्या है कि इसके लिए जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इसके डेटा का उपयोग करती है, ये बात है। तो जो इस पर चर्चा जारी की गई है, चर्चा पत्र, डिस्कशन पेपर जो जारी किया गया है, डिस्कशन पेपर में बताया गया कि एमपीआई में गिरावट आई है, यानी कि 2022-23 में जो 11% हो गया, पहले 29% था 13-14 में, यानी 24 करोड़ जो भारतीय हैं वो बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जो है उसमें भी कमी आ रही है, यानी कि जो अभावग्रस्त आबादी है उसमें अभाव के स्तर कम हो रहे हैं। हेड काउंट रेशियो में भी जो मतलब ये भी था कि बहुत तेज गति थी। ठीक है, अभी उसको भी गिरावट आई है। अच्छा, इसके बाद ये है कि सभी संकेतकों में गरीबी में गिरावट आई है, यानी कि जो संकेतक हैं, 12 संकेतक है ना भारत में, वैश्विक में तो 10 है, भारत में जो 12 संकेतक है उसमें जो है गिरावट आई है। और अभाव का सबसे अधिक स्तर जो है किसमें है? तो खाना पकाने का ईंधन और आवास संबंधी संकेतक में है। और अभाव का सबसे कम संकट किसमें है? तो बाल किशोर मृत्यु बिजली बैंक और खाते में है, बिजली और बैंक खातों में है। ठीक, तो अभी एक बात ध्यान देना, अब इसमें चीज क्या है कि गिरावट का क्षेत्रीय रुझान यानी कि जो रीजनल लेवल पे क्या गिरावट है उसको बताई गई है इसमें। तो निर्धन राज्य में निर्धनता जो है, गरीब राज्यों में निर्धनता तेजी से गिरी है, असमानताओं में यह कमी का संकेत देता है। ठीक, यूपी में, बिहार में, एमपी में, उड़ीसा में, राजस्थान में जो बहुआयामी गरीब है उसके अनुपात में तेजी से कमी देखी गई है, यानी कि यूपी सबसे सबसे अधिक जो है यहाँ पे गरीब कम हुए हैं। ठीक, अब यह बता रहा है जो डिस्कशन पेपर कि जो भारत 2030 से पहले जो एसडीजी 1.2 है, यानी बहुआयामी गरीबी अनुपात को कम करना, उसको प्राप्त करने की राह पर है। इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हुए यानी गरीबी कम होने में? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल मिशन, ये सारे जो मिशंस हैं, जो योजनाएं हैं, इन लोगों ने जो इस योजनाओं ने जो लोगों के जीवन यापन और समग्र कल्याण है, यानी कि जितना उन लोग जितनी योजनाएं इस पर जितनी योजनाएं जो है वंचित समुदायों को फोकस की थी, इससे क्या हुआ है कि बहुआयामी गरीबी जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो नेशनल एमपीआई का महत्व क्या है? नेशनल एमपीआई का महत्व यह है मेंस का टॉपिक। ठीक, तो यह गरीबी का जो है माइक्रो लेवल की जो कंडीशंस है उसको दर्शाता है कि हमारे देश में ये गरीबी का स्तर क्या है। गरीबी आकलन का जो पारंपरिक तरीका था वो उस पर अब न होकर के बल्कि जो जिला स्तर पे जो अभाव है, जो विभिन्न संकेतक हैं, वो उन पे ये एमपीआई जो है इस पे फोकस करता है। एक्यूट प्रॉवर्टी को यानी कि एकदम तीव्र गरीबी को कम करने के लिए और इंक्लूजन को यानी समावेशन के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए जो एक लक्षित उपाय है उसमें मदद करता है। ठीक, कई सारे अभावों की पहचान करता है जिसमें अब प्रत्यक्ष तौर पर जो व्यक्ति की जो जीवन यापन की गुणवत्ता और समाज को प्रभावित करते हैं, और ये इंक्लूसिव पॉलिसी का निर्माण करने में जो नेशनल एमपीआई है वो मदद करता है। हालांकि इसके समक्ष बहुत सारी चिंताएं हैं। अब चिंताएं क्या हैं कि कम संवेदनशील, जैसे इसमें बताया गया है कि बहुआयामी गरीबी माने के लिए क्या करना चाहिए? कम से कम 1/3 जो संकेतक है यानी कि जो 12 है उसमें से कम 4 या 4 से अधिक जो है उसमें अभाव होना चाहिए। यह क्या है कि कम संवेदनशील है। ये छोटी मोटी जो त्रुटियां अगर मान लो कि कोई व्यक्ति 4 या 5 कर रहा हो पर उसको डेटा में 3 ही लिखा गया, तो वो क्या है? वो तो गरीब है परंतु डेटा में उसको दर्शाया नहीं गया, तो ये त्रुटियां हो सकती हैं, डेटा को प्रभावित करती हैं। ठीक,
अभी कोविड-19 का प्रभाव भी हुआ है, तो इसमें इन जो मौत हुई हैं, जो इससे उबरे नहीं हैं परिवार, उनको इस डेटा में शामिल नहीं किया गया। मजदूरी का बढ़ नहीं रहा है, तो इस पे क्या है कि जो उपभोग जनित मांग है उस पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, तो इस डेटा से मेल खा नहीं रहा। डेटा के विश्वसनीय होने पर भी सवाल उठे हैं। तो सारी चिंताएं हैं, चिंताएं तो होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन आगे की राह इसमें क्या दर्शा सकते हैं आप मेंस के आंसर में, तो एमपीआई में जो है नए सारे आयामों को शामिल किया, जैसे लर्निंग आउटकम क्या है, ठीक, अभी आप सामाजिक भेदभाव क्या है, ठीक, असंगठित श्रमिक का स्तर क्या है, पर्यावरण का क्षरण क्या है, और यहाँ पे एक लिख सकते हैं ड्रॉप आउट रेट क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है, क्यों जो है ये बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बीच में पढ़ाई छोड़ कर रहे हैं, पढ़ाई स्कूलों को छोड़ रहे हैं। यहाँ ड्रॉप आउट रेट्स को भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ को और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, विजिलेंस ने छोड़ दिया है। मापन के लिए नए सर्वेक्षण का उपयोग करना चाहिए, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके डेटा का जो है नवीनतम डेटा यूज करना चाहिए, और निगरानी करनी चाहिए रियल टाइम के आधार पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक। तो नीति आयोग द्वारा जो नेशनल एमपीआई है उसने बताया ना कि 3 संकेतक तो मूल हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और एक का जीवन का स्तर हो गया। लेकिन अब इसमें बात ये थी कि संकेतक तो है ये, अब आयाम है ये, ठीक। अब इसमें 12 संकेतक हैं। 10 क्या है, वैश्विक स्तर पे हैं, 12 भारत के स्तर पे है। तो 12 में आपको देखना है स्वास्थ्य में कौन कौन से संकेतक हैं, तो पोषण का, बाल किशोर मृत्यु का और प्रसव पूर्व देखभाल का, यही अलग है, भारत में जोड़ा गया है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, यानी जो शिक्षा का स्तर है इसमें आपको स्कूली शिक्षा का वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति, ये 2 चीज़ों को भी ध्यान देना है। और जीवन स्तर में खाना पकाने का ईंधन हो गया, सैनिटेशन हो गया, पीने योग्य पानी हो गया, विद्युत की आपूर्ति, आवासन, संपत्ति, और साथ साथ जो है यहाँ बैंक खाता जो भारत में नया है, ये वैश्विक जो एमपीआई है उसमें नहीं है, ठीक। तो ये बातें हैं, ये संकेतक हैं। ये वाला आर्टिकल हो गया। अब आते हैं हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। इसको मैंने जो है अपने जो पीटी 365 की क्लासेस होती हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स वाले मैगजीन को हमने कंप्लीट कराया था, उसमें ये पढ़ा दिया गया था। तो वही बता रहा था ना कि इसमें बहुत सी चीज़ें रिपीट होंगी। अभी एक जो है पीटी 365 और आएगा, जो जनवरी से लेकर के और मई तक का होगा। तो आपको मंथली मैगजीन अगर मैं ना कराऊं तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक की जो पीटी आएगी उसमें सारी चीज़ें वही होगा, उसमें कंपाइलेशन होगा सब्जेक्ट वाइज, तो सब आर्टिकल वही रिपीट करते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद मेंस 365 आएगा प्रीलिम्स होने के बाद, तो मेंस 365 में साल भर के जितने मेंस के टॉपिक होंगे ना उसको कवर किया जाएगा। तो मंथली मैगजीन अगर मान लो आप लोगों ने छूट गया, जैसे मंथली मैगजीन मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होता कि ना करा पाए, चूंकि पीटी कराना जरूरी है, तो ऐसे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि पीटी 365 और मेंस 365 में जो चीज़ें छूट जाती हैं ना वो चीज़ें होती हैं, और पीटी 365 और मेंस 365 ये तो मैं श्योर ही कराऊंगा, ठीक। तो मंथली मैगजीन को फॉलो करने का जो एक आदर्श जो समय होता है वो होता है कि जुलाई से या जून से लेकर के आपको दिसंबर तक फॉलो करो। इसमें बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं। फिर इसके बाद जो है आप पीटी पे आ जाओ, मेंस पे आ जाओ, ये चीज़ें होती हैं। खैर कोई नहीं, वैसे मैं करा रहा हूँ तो इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है कि ये आते हैं कि आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए नए सारे नियम और जो विनियमन है उसकी घोषणा कर दी है। किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस लिए? यूपीआई पेमेंट का दायरा को बढ़ाना है। तो यहाँ जो दायरा बढ़ाया गया है वो इसमें बताया गया है कि जो यूपीआई से अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान होंगे उसमें भुगतान की जो लेन देन सीमा है उसको 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगर आप समझो कि यूपीआई से अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो या किसी एजुकेशन में इंस्टीट्यूट में जाते हो, जैसे मान लो कि आप कहीं एडमिशन लेना है और आपकी फीस है 1,20,000 रुपया, तो पहले आप नहीं जमा कर पाते थे यूपीआई से, क्योंकि वो सीमा क्या थी? 1 लाख से कम थी। लेकिन अब इस सीमा को 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है, जो बहुत बड़ी राहत है एक तरह से। हालांकि सामान्य जो लेन देन है उसमें जो है 24 घंटे में यूपीआई पेमेंट से लिमिट 1 लाख रुपए ही है। लेकिन अगर ध्यान देखा जाए पूंजी बाजार में, कलेक्शन में, बीमा में, इन सब लेन देन की सीमा 2 लाख रुपए है और अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों तक 5 लाख रुपए है। ठीक, ये बातें हैं। अच्छा, इंक्रीज्ड ई मैंडेट फॉर रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान हो, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन हो, बीमा प्रीमियम भुगतान हो, इसके लिए जो है भुगतान की सीमा जो है बिना ई मैंडेट से भुगतान की सीमा 15,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी है। मेनली आपको ध्यान देना है अस्पताल, एजुकेशन, पूंजी बाजार, कलेक्शन, बीमा, इन सारी जगहों पर ध्यान देना कि इस पर क्या सीमाएं हैं। तो यूपीआई क्या है पहले जानते हैं, वो चीज़ देखो, इसके बाद हम आपको बताते हैं। यूपीआई क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जो सारे क्या करेगी, कई सारे जो बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ देगी और एप्लीकेशन से ही फंड ट्रांसफर जैसी नई बैंकिंग सुविधाएं देती है। जो बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं फंड ट्रांसफर की, फिर आपको पे करने की, वो सारी सुविधाएं जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यूपीआई जो है वो दे देता है। तो इसको विकसित 2016 में जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा इसको विकसित किया गया था और यह आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है।
इसे जो है तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS प्लेटफॉर्म यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम इसी पे बनाया गया है। तो आपको ध्यान देना इसमें कि पेमेंट सिस्टम कई सारे होते हैं, 3 है जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें, 3 जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। एक है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि जो है IMPS क्या है, यह जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यह बनाया गया है। ये फंड ट्रांसफर करता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और तत्काल सेवा है 24/7 ये उपलब्ध रहता है, इसी पे UPI रन करता है, ठीक है, NPCI पे। दूसरा पेमेंट का जो जरिया है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS प्रणाली है। RTGS को शुरू किया है RBI ने, ध्यान देना, इसको NPCI बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इमीडिएट पेमेंट सर्विस को, और RTGS को RBI बनाता है, जो कम से कम 2 लाख और अधिक से अधिक, मतलब कुछ कोई सीमा नहीं है, अगर अधिक से अधिक आप 2 करोड़ भेजो, लेकिन कम से कम 2 लाख होना चाहिए। इसमें RTGS प्रणाली का यूज होगा और RTGS प्रणाली जो है RBI द्वारा सेवा दी जाती है, तत्काल सेवा है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देती हैं। अब आती है नेफ्ट प्रणाली। नेफ्ट प्रणाली होती है क्या कि इसमें कम पैसे से लेकर के मतलब मैक्सिमम का कोई वो नहीं है, अब मतलब छोटे छोटे खुदरा जो ट्रांसफर्स होते रहते हैं वो भी इसमें होते हैं, और RBI द्वारा ही ये शुरू किया गया, तत्काल सेवा नहीं देता है, 24 घंटा का समय लग जाता है पेमेंट करने में। तो नेफ्ट द्वारा जो पेमेंट होगा वो 24 घंटा लग जाएगा इसमें समय पेमेंट होने में। आप कभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर देखे होंगे तो उसमें नेफ्ट RTGS होता रहता है। तो अभी ध्यान देना, जो UPI है वो आपका किस पे काम करता है, IMPS पे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस पे, ठीक है, चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब UPI जो है वैश्विक स्तर से सबसे अधिक जो सफल है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या है कि पेमेंट टू पेमेंट, पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन टू मैन्युफैक्चरर, पर्सन टू जो मशीन्स, ये सब व्यापारी, ठीक है, तमाम लोगों पर जो लेन देन है उसमें आसान बनाती है और सिक्योरिटी भी यहाँ पे होती है, ठीक, एक चीज आप ध्यान देना है। अभी यहाँ ध्यान देना है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की बात हो रही थी, जिसने जो है IMPS प्लेटफॉर्म्स को इसमें रन करता है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसने UPI का जो है क्या किया गया था, इसने निर्माण किया था, ठीक है। तो ये आपको इसके द्वारा विकसित किया गया था। NPCI क्या करता है, भारत में जो खुदरा भुगतान होते हैं, रिटेल पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, और निपटान प्रणाली आती है, जो सेटलमेंट्स होते हैं, उसके संचालन के लिए संगठन है RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहल थी क्या, NPCI, ठीक। अब ये रुपे कार्ड जारी करता है NPCI, IMPS, UPI, भीम आधार, भारत पे बिल पे, और ये सारे जो भुगतान प्रोडक्ट्स हैं ये कौन लॉन्च किया है, NPCI ने ही लॉन्च किया। अच्छा, एक आता है कि UPI Lite X, ये क्या करता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने वाले डिवाइस होंगे उससे ऑफलाइन मोड में धन ट्रांसफर करेगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होते हैं कि कम दूरी के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी वाली टेक्निक होती है, 2 डिवाइस होंगी, उसके बीच में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ये फील्ड के माध्यम से डेटा को संचालित किया जाएगा। तो इसके लिए जो है UPI Lite X चालू किया गया है हाल ही में, जो नए अभी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं UPI द्वारा। UPI टैप एंड पे यानी QR कोड के माध्यम से जो है ये क्या करता है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है उसमें QR कोड के माध्यम से एक टैप से भुगतान पूरा करने की सुविधा देता है, ठीक। अभी एक कन्वर्सेशनल पेमेंट भी लाया है UPI, जिसमें हेलो UPI बोलेंगे तो आपका UPI आपकी आवाज जो है वो क्या किया रहेगा, वो आपको रिकॉग्नाइज किया रहेगा। हेलो UPI बोलेंगे, पिन डालेंगे और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। भारत बिल पे कनेक्ट है, जिसमें ही बोल करके मिस कॉल दे करके बिल प्राप्त कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। UPI ने जो है आवाज आधारित भुगतान यानी कन्वर्सेशनल पेमेंट के लिए लाया है। कुछ अन्य प्रस्ताव भी लाए हैं UPI ने भुगतान के लिए, जो कौन से हैं, UPI ID को निष्क्रिय करना। अगर आप जो है उन खातों को और उन ID को निष्क्रिय करने, डीएक्टिवेट करने के लिए बोला गया है जो 1 वर्ष से लेन देन नहीं कर रहे हैं, ठीक। और अगर यूजर कोई 2000 रुपये से अधिक का भुगतान किसी नए यूजर को कर रहा है तो उसे पेमेंट प्रोसेस करने के लिए 4 घंटे की समय सीमा दी गई है, ठीक, ये बात है। ये क्यों दिया गया, क्योंकि अधिक सुरक्षित भुगतान बनाया जाए, इसलिए ये जरूरी की गई है। और भुगतान में कंट्रोल और सिक्योरिटी की एक नई जो है परत जोड़ी गई है। QR कोड को स्कैन करके कैश निकालने की सुविधा UPI ATM की भी शुरुआत की गई है। तो ये चीजें हैं जो है। अच्छा, UPI को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य पहल भी की गई हैं, जैसे शेयर मार्केट में जो इक्विटी ट्रेडिंग है उसको आसान बनाने के लिए NPCI ने UPI से लेन देन की अनुमति दे दी, ठीक। UPI चलेगा अभियान चलाया गया, किसने चलाया, NPCI ने चलाया, ठीक। गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज ने अब, और जो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट है इसके बीच में समझौता ज्ञापन हुआ। विदेशी बाजारों में UPI को लॉन्च किया जा रहा है, जैसे ओमान में, UAE में, फ्रांस में, नेपाल में, भूटान में इसका उपयोग किया जा रहा है। UPI 123 पे यह फीचर जो है फोन यूजर के लिए इमीडिएट जो है पेमेंट सिस्टम के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक। तो ये सारे जो है ये क्या कर रहे हैं, कुछ नए नए पहल की गई हैं, ठीक। इन पहलों का आपको ध्यान देना है। लेकिन अब UPI से जुड़ी हुई चुनौतियां, ये क्या है, मेंस का टॉपिक है आपका। तो इसमें विनियमन संबंधी चुनौतियां आ रही है। जैसे क्या है कि वैश्विक स्तर पे UPI का जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका रेगुलेशन संबंधी जो होंगे वो समस्याएं हो रही है, क्योंकि अब विश्व के बहुत सारे लोग होंगे जो उससे जुड़ेंगे, तो उनके डेटा
वहाँ पे सुनिश्चित करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिर अलग अलग जो देश होंगे उनके जो फाइनेंशियल लॉ हैं, जो ट्रांसफर लॉ कर फाइनेंशियल ट्रांसफर लॉ, वित्तीय जो कानून है, नियम है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है, रेगुलेशन का और नियमों का जो पालन करने का चुनौतियां यहाँ पे इसके सामने है। ठीक, तो ऐसे में करना क्या चाहिए, तो इसमें जो है कि अभी ध्यान देना है कि इसमें सॉफ्टवेयर नेटवर्क को बड़े स्तर पर विस्तार करना है और जो भी साझेदार बैंक है उसके साथ तालमेल भी बढ़ाना है। अच्छा, जो विदेशी स्वामित्व वाले यूपीआई ऐप्स है उनका प्रभुत्व हो चुका है, जैसे कि डेटा की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या भी है, क्योंकि भारत फोन पे, गूगल पे जैसी जो विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं वो भारत के फिनटेक पे वो हावी हैं, फिनटेक सेक्टर पे। सुरक्षा और धोखाधड़ी की समस्या है, साइबर अपराधी जो है सिस्टम में खामियां, उसका लूप होल्स का फायदा उठा सकते हैं, इससे जो है वित्तीय नुकसान हो रहा है। विनियमन दर भी है। अब होना क्या है कि बहुत बार जो होता है क्या है कि अन्य देश के भुगतान करने के लिए वॉलेट में जब पैसे डालते हैं तो करेंसी चेंज और विनियमन दरों में प्रबंधन में बड़ी समस्या मौजूद है। जानकारी का अभाव भी है, बहुत सारी जो है कि अभी व्यापक बनाने में समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के बारे में कम जानकारियां हैं, तो इनको जो कम जानकारियां उनको बाधा का सामना करना पड़ रहा है। निजता का उल्लंघन और निगरानी संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि जो एनपीसीआई है प्रत्येक लेनदेन का विवरण रखती है, आधार संख्या, डिवाइस फिंगरप्रिंट, आईपी एड्रेस, बैंक खाता, ये इसकी तक पहुंच होती है एनपीसीआई की, जो क्या करती है, निजता के अधिकारों से एक प्रकार का समझौता ही तो है ये। तो ये समस्या है। ऐसे में आगे की राह हमें क्या होनी चाहिए, तो विनियमन को जो है, यानी जो भी साझेदार देश होंगे, जो भी यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे, उनको एक समान नियम अनुपालन और एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए सहयोग विकसित करने की आवश्यकता है। अवसंरचना का निर्माण करना है, जैसे कि जो किसके बीच में, बैंकों और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके बीच में प्रत्येक जो है ये जो उच्च राशि उसका लेन देन की सुविधा देना और अनेक यूजर को जोड़ने के लिए हमें नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में, सॉफ्टवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करना है। धोखाधड़ी से हमें सुरक्षा बनाना है, सुरक्षा बचाना है उसके लिए, क्योंकि जो धोखाधड़ी का पहचान होगा तो उसमें ऐसे में क्या होगा कि जो यूपीआई सेवाएं होंगी वो बैंकर और यूजर्स के बीच में एक सहयोग बना सकती हैं। ठीक, जिससे धोखाधड़ी को रोका जाएगा। लेन देन की सीमाएं यहाँ पे उसको संतुलित करनी है। शिक्षा और जागरूकता को, प्रशिक्षण को बढ़ाना चाहिए, ताकि क्या हो कि जो यूपीआई के उपयोग से चिंताएं हो रही हैं उसको दूर किया जा सके। इसके लिए ठीक है, इसके लिए एक जो है मार्गदर्शक पुस्तिका बनाई जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं। यूपीआई के लाभ किसको किसको क्या मिलते हैं, तो व्यापारी को, ग्राहक को, बैंक को और फिनटेक जो सर्विस है उसको लिए क्या क्या लाभ मिलती है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। तो व्यापारी को भुगतान करने में, प्राप्त करने में लागत कम होती है। ये क्रेडिट डेबिट कार्ड से बिना भुगतान की सुविधा हो सकता है। नकदी रखने से छुटकारा मिल जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की व्यापारियों के लिए सुविधाएं होती है। ऋण प्राप्त करने में इससे आसानी होती है। ग्राहक की क्या है, 24/7 की भुगतान है। एक अलग अलग बैंक खातों का एक ही ऐप पर उपयोग हो जाता है। कई प्रकार के जो तकनीक इससे भुगतान कर सकते हैं, सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, और ये काफ़ी आसान और सुविधाजनक होती है। बैंकों के लिए क्या है कि ब्रांच खोलना, पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए कम इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी जो है कम इन्वेस्टमेंट मतलब इनमें क्या है, अगर मान लो कोई बैंक ब्रांच खोल रहा है या पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए कुछ मान लो कि एक ग्राहक केंद्र खोल रहा है, तो उसको निवेश करना पड़ेगा। उन सारे निवेश से उसको राहत मिल जाती है। व्यापारियों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने से कम लागत आती है। ठीक है, और मतलब ये ग्राहकों का एक तरह से व्यवहार समझने में लेन देन डेटा उपलब्ध रहता है। तो इससे क्या होगा कि अन्य प्रोडक्ट्स को बेचना या फिर उसको जो है एक तरह से उसके एल्गोरिदम में सेट होकर के जो महंगे प्रोडक्ट्स होंगे उसको भी किस तरह से बेचा जाए, किस तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत आसान होती हैं। जो फिनटेक्स जो प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये क्या करती हैं कि जो नए नए उत्पाद होंगे उसके लिए खुले प्रणाली उसका उपयोग करती हैं। अच्छा, ग्राहक आधारित समाधान के लिए सहयोग की सुविधाएं रहती है। नए ऋण के उत्पादों का प्रचार करने में यहाँ पे सुविधा मिलती है, यानी कि जो नए नए जो लोन्स वगैरह चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे वो प्रचार कर लेती हैं। ठीक, ये चीज़ें आपने देख लिया। अब आता है इसमें कि अब इस पर मैंने पूरा आर्टिकल देख लिया। अब आता है इसमें कि हम लोग आते हैं अपने जो न्यूज एंड शॉर्ट्स वाले जो आर्टिकल रह गए थे IR के, वो पहले देखते हैं। पहला आर्टिकल्स उसको देखते हैं, यहीं से देखते हैं। तो आपको ध्यान देना इसमें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसमें आपको ध्यान देना क्या है कि हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। तो यही पूछता है सीधे कि भारत का रैंकिंग क्या है। भारत का रैंकिंग जो है, भारत इसमें 80वें स्थान पे है। ठीक, यानी भारत 80वें स्थान में है। भारत जो है 62 देशों में बिना वीजा का यात्रा कर सकता है। और इसमें ध्यान देना है कि 2024 का जो इंडेक्स है इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन क्या है, पहले नंबर पे है। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट को क्या होता है, इसमें आप ध्यान देना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यही इसी आधार पर रैंकिंग होती है कि जो पासपोर्ट धारक है बिना वीजा के, बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो भारत क्या है 62 देशों में बिना वीजा का यात्रा कर सकता है। इसलिए जो भारत क्या है 80वें स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है, वो 80 स्थान है।
इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो है कि यूएई इंडिया सेपा काउंसलिंग जो है, यानी कि यूएई इंडिया और यूएई के बीच बिजनेस समिट हुआ। इसके दौरान जो है यूएई इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा का काउंसिल यानी कि यूआईसीसी की उद्घाटन किया गया, इसका शुरुआत किया गया किस पे, यूएई और भारत बिजनेस समिट के दौरान सेपा काउंसिल यानी कि जो है यूआईसीसी की शुरुआत की गई। यूआईसीसी क्या है, यूएई और भारत के जो व्यापारिक समुदाय है इसके बीच में व्यवसाय के जो सभी स्तर है उस पर क्या करेगी, करीबी साझेदारी और मजबूत सहयोग को प्रोत्साहन देगी। ठीक है, मुख्य रूप से किस किस क्षेत्र में इसका फोकस रहेगा, तो स्टार्टअप्स पे, महिला उद्यमियों पे, एमएसएमईज पे और सर्विस सेक्टर पे। ठीक, भारत और यूएई के बीच में व्यापक जो आर्थिक साझेदारी समझौता है सेपा, ये कब लागू हुआ था, 2022 में लागू हुआ था। ठीक, यह पिछले एक दशक में भारत द्वारा किसी भी देश के साथ जो है पूर्णतः एफटीए समझौता है, पूर्णतः फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक, जिसमें बताया गया है कि वस्तुओं सेवाओं का व्यापार, रूल ऑफ ओरिजिन, सीमा शुल्क का सहयोग होना, विवाद का निपटान करना, ये सारी चीजों को इस पे शामिल किया गया है। इससे क्या हुआ कि लगभग हमारे इस जो एफटीए होने से द्विपक्षीय व्यापार में 15% की वृद्धि हुई है। इसका महत्व यह होगा, जो यूएई इंडिया सेपा का महत्व यह है कि सेवाओं का जो सीमा पार का जो व्यापार होगा उसमें वृद्धि होगी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर होगा उसको मजबूती मिल जाएगी, और जो वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग 5 वर्षों में $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। टैरिफ में जो रियायत दी गई उसके कारण यूएई में क्या है, आयात, यूएई से जो आयात हो सकता है उसमें औचक वृद्धि हो सकती है। ठीक, और जो यूएई होगा भारतीय निर्यातकों के लिए पश्चिम एशियाई देशों में एक अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में, यानी कि गेटवे टू द अफ्रीका के रूप में कार्य कर सकता है, पश्चिम एशियाई देशों के रूप में भी निर्यातकों के लिए। ठीक, तो भारत और यूएई के संबंध में ध्यान देना है, यूएई क्या है, हमें चाइना और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा बड़ा जो है व्यापारिक पार्टनर है, दूसरा बड़ा निर्यात गंतव्य, यानी कि निर्यात जहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, दूसरे नंबर पर हम करते हैं यूएई में करते हैं, और व्यापारिक भागीदार तीसरा कौन है, हमारा यूएई है। और सबसे बड़ी ध्यान देना है कि डेजर्ट ईगल जैसे जो सैन्य अभ्यास हैं इसके जरिए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए समुद्री सहयोग स्थापित किया गया है। डेजर्ट ईगल सैन्य अभ्यास से किसके द्वारा, भारत और यूएई में। ठीक, अभी आता है कि ईरान रिटेलिएशन एंड इंडिया इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया। अभी क्या हुआ कि अभी एक ध्यान दो इसमें कि एक घटना हुई थी पिछले मंथ में, आपको ये ध्यान खींचा होगा कि अभी अचानक से जो है ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तो यहाँ ये बात हुई थी कि सीरिया, इराक और पाकिस्तान में ईरान प्रतिशोधपूर्ण हमला कर रहा था। अब इसका ये क्यों हमला हुआ, तो करमन प्रांत में एक आतंकवादी हमले की घटना बताई गई। करमन प्रांत कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट जो है, यहाँ पे क्या हुआ कि इस्लामिक स्टेट ने दोहरे आत्मघाती हमले की जानकारी जो है जिम्मेदारी ले ली। ठीक, ऐसे में क्या हुआ कि ईरान ने जो है प्रतिशोधपूर्ण जो सीरिया पे, इराक पे, पाकिस्तान पे एक साथ इसने हमला किया था। ठीक है, तो पश्चिम एशिया में यानी वेस्ट एशिया में भारत के हित क्या है, ये समस्या है, और ये जो है न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि भारत का जो वेस्ट एशिया का जो हित है वो कहीं ना कहीं व्यापक है और ये बहुत बड़ा चुनौती भी है, तो ये न्यूज में रहा। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पश्चिम एशिया जो है भारत का जो एक्सटेंडेड पड़ोस है यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड और लुक वेस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए इस क्षेत्र में यहाँ पे शांति होना और स्थिरता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी भारत के सामरिक हितों के लिए चुनौती भी है और जरूरी भी है। ठीक, प्रवासी देखें तो गल्फ जो कॉर्पोरेशन काउंसिल है, इसमें मंथली मैगजीन में कई बार पढ़ा चुका हूं जीसीसी के बारे में। तो यहां देखना है कि जीसीसी में जो है जो सदस्य देश है उसमें भारतीय प्रवासी कामगार उसमें से लगभग 30% से अधिक क्या है, भारतीय हैं। यानी कि जीसीसी जो देश है उसमें जितने सारे देश हैं उसमें जहां काम करने वाले कामगार हैं उसमें 30% टोटल क्या है, भारतीय हैं। रेमिटेंस के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से हमारा प्राप्त होता है। आपको ध्यान देना है कि टोटल जो रेमिटेंस है उसमें 18% यूएई से हमारा आता है। ठीक, सऊदी अरब से 5% आता है, कुवैत, ओमान, कतर का भी हिस्सा है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो INSTC यानी कि उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, ठीक, ये प्रस्तावित परिवहन गलियारा है, इसके जरिए क्या है, हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ा जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये पश्चिम एशिया से होते हुए यूरोप तक जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह जो है यूरोप तक माल परिवहन के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में कनेक्टिविटी और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये वेस्ट एशिया काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल कहां से निर्यात करता है, इन्हीं पश्चिम एशिया देशों से निर्यात करता है। 50% का जो नेचुरल गैस है उसको भी आयात करता है।
इराक और सऊदी अरब है भारत के लिए प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। और एलएनजी जो है, तरल एलएनजी, लिक्विड एलएनजी जो है, ये क्या है, कहाँ से आता है, कतर से आता है। ठीक, ऐसे में भारत का जो वेस्ट एशिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया में आपने देखे होंगे यहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं, तो ये चीज़ को देख लो। बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के यहाँ पर 2 मिसाइल हमले हुए थे, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। ईरान की जो कर्मन प्रांत है यहाँ पे आईएसआई ने विस्फोट किया। फिर इसके बाद ईरान ने जो है इराक में इरबिल प्रांत में इस पर हमला किया गया। ठीक, सीरिया के जो है यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के जो ठिकाने थे उस पर हमला किया गया। तो सारी जो चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई। अब आते हैं कि हेग एपोस्टिल जो है कन्वेंशन 1961, हेग एपोस्टिल कन्वेंशन। ठीक, हेग एपोस्टिल कन्वेंशन 1961 के बारे में जानना यह है कि यह पब्लिक डॉक्यूमेंट को विश्व के रूप में स्वीकार करने के लिए इसने जो है आसान बना दिया। ठीक, ये कन्वेंशन 1961 में हुआ था। इसमें बताया कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो शैक्षिक दस्तावेज है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जो इसका जो पक्षकार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट के मूल स्रोत को सत्यापित करने के लिए जो है एपोस्टिल प्रमाण पत्र जारी करता है। और इस प्रमाण पत्र की मदद से क्या हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको विदेश में कोई जो कॉन्ट्रैक्ट पक्षकार होगा उसके साथ हमें जो दस्तावेज के रूप में उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, अब जो इस कन्वेंशन के पक्षकार नहीं है वहाँ डॉक्यूमेंट का मूल स्रोत के देश में अत्यधिक सत्यापन करना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन एपोस्टिल जो प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा तो यानी उसमें क्या होगी कि बहुत सुविधा होती है ये सत्यापित करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। ठीक, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि जो एपोस्टिल कन्वेंशन का सदस्य होने के कारण भारत को क्या करना पड़ेगा, विदेशी जो एपोस्टिल सत्यापित डॉक्यूमेंट है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, भारत के जो विदेशी जो एपोस्टिल सत्यापित प्रमाण पत्र है उसको डॉक्यूमेंट को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको यहाँ भी ध्यान देना है, जब भारत के लोग, जब मान लो कि भारत क्या है इसका सदस्य है, ठीक, तो ये जो है अब ये एपोस्टिल जो प्रमाण पत्र है वो इसको सत्यापित करके विदेशों में लाभ ले सकता है। तो जो बाहर के जो सत्यापित जो भी मतलब एपोस्टिल से प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट स्वीकार होंगे तो भारत को भी करना पड़ेगा, क्योंकि भारत क्या है, एक इसका कन्वेंशन का सदस्य देश है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही निर्णय दिया, इसलिए जो है न्यूज में था। तो हेग एपोस्टिल कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट को विश्व रूप में स्वीकार करने के लिए बनाया गया था। ठीक, अब आता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, यूएनएससी। भारत ने जो है यूएनएससी, यानी यहाँ पे ध्यान देना है, सांख्यिकी आयोग है, यूएन का सांख्यिकी आयोग, इसके सदस्य के रूप में जो है अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू कर दिया गया है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। जो वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली इसकी सर्वोच्च संस्था है, 24 सदस्य देश होते हैं। इसका चयन कौन करता है इसमें जो सदस्यों का, तो इकोसोक करता है। कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है वह इसको जो है चयन करता है। यही आपको न्यूज में था। अब आता है आपका पहला वाला आर्टिकल, यानी कि जब लास्ट आर्टिकल है इसमें न्यूज एंड शॉर्ट्स में, अंगोला ने ओपेक को छोड़ने की घोषणा कर दी। ओपेक क्या है, पहले मान लो कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुनिश्चित करना और देशों के बीच में जो पेट्रोलियम पॉलिसीज है उसमें तालमेल बनाना, एकीकरण करना, इसके लिए ओपेक देशों का गठन हुआ। ठीक, जिसमें कौन कौन, इसमें 1960 में बगदाद सम्मेलन हुआ। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने इसको मिलकर स्थापित किया। जिसमें अन्य सदस्य कौन से हैं, अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबॉन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो गणराज्य है और यूएई है। इन सारे देशों ने मिलकर के बनाया। न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि ओपेक में जो है क्या बोला, अंगोला ने इसको छोड़ दिया। ठीक, ये बातें हैं। तो ओपेक का जो प्रोडक्ट होता है, ये आप समझो कि इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, इसके लिए पॉलिसीज बनाता है, तालमेल बैठाता है प्राइसिंग के बीच में, उनकी जो स्थिर कीमतें करता है। तो अभी आप ध्यान देना, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ओपेक का एक काम और भी है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपभोग करने वाले देश हैं, यानी जो यूज कर रहे हैं, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को दक्षतापूर्वक, जरूरी और नियमित तौर पे सप्लाई सुनिश्चित करना ओपेक का ये कर्तव्य है। ठीक है, तो ओपेक का महत्व ये ध्यान देते हैं हम लोग कि ओपेक का महत्व क्या है। तो ओपेक का महत्व यह है कि इसकी देखो कि इसके सदस्य देशों के पास जो है दुनिया का कुल जो क्रूड ऑयल है उसका 80% से अधिक भंडार है। क्रूड ऑयल का ऐसा मतलब हाइड्रोकार्बन से मिश्रण जो है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक, इसके अलावा ओपेक प्लस जो है वह समूह वैश्विक तेल उत्पादन में 40% का योगदान देता है। ठीक, जो ओपेक प्लस है किससे बना है, तो ओपेक जो देश होंगे वो और प्लस 10 अन्य जो है, ओपेक प्लस 10 जो और देश मिल जाएंगे तेल निर्यातक देश, तो ये क्या हो जाएंगे, ओपेक प्लस हो जाएंगे। इसमें रसिया भी आता है, ध्यान देना। ठीक, तो ओपेक का महत्व यह है। कैसे कच्चे तेल का निर्धारण करते हैं, तो डिमांड के और सप्लाई के सिद्धांत पर निर्धारित होती है जो कच्चे तेल की कीमत होगी। तो पहला जब कीमत निर्धारण होगा तो इसमें स्पॉट सेल प्राइस होगा। एक होगा स्पॉट सेल प्राइस, दूसरा होगा फ्यूचर सेल प्राइस। स्पॉट सेल प्राइस मतलब तुरंत जो
खरीद तेल खरीदना और बेचना तुरंत रूप से, त्वरित रूप से, तो उसका डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है। और फ्यूचर रूप से, यानी कि अगर मान ले कि मैं भारत हूं और मैंने जो है यह बयाना दे दिया, ठीक है, वायदा उससे किया कि आपको मैं तेल खरीदूंगा सऊदी अरब से, तो फ्यूचर के रूप में जो अनुबंध हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, तो उस पर खरीद बिक्री का तेल कितना बेचना है, कितना अमाउंट होना चाहिए, क्या प्राइस होगा, उसकी एक जो अनुबंध होंगे उस पर। तो जो स्पॉट सेल प्राइस है और फ्यूचर सेल प्राइस है, इसका यूज करके इसका जो है कीमत का निर्धारण होता है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना कि बेंचमार्क होगा, यानी गुणवत्ता होनी, क्वालिटी के लिए क्वालिटी की जो बेंचमार्क है उसके रूप में ब्रेंट क्रूड ऑयल का उपयोग करता है, ब्रेंट क्रूड का, ठीक है। दूसरा क्रूड कौन सा है, WTI है, ठीक, कौन सा, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, ये कच्चा तेल के लिए बेंचमार्क है। दो बेंचमार्क है, एक तो है ब्रेंट क्रूड, इसका उपयोग कौन करता है, ओपेक कंट्रीज करते हैं। दूसरा एक बेंचमार्क है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, ये शायद USA का है, ठीक, इसके द्वारा बनाया गया। तो ये न्यूज एंड शॉर्ट्स कंप्लीट हो गया। तो न्यूज एंड शॉर्ट्स हमने कंप्लीट कर दिया। इकोनॉमिक्स में 2 आर्टिकल भी कर लिए हैं, 2-3 क्लासेस और लेंगे तो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो है हम लोग अपने बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे इन्वायरमेंट वाले सेक्शन पे। तो अभी आपको मैं पता है कि मैं थोड़ा सा इसमें बिजी इसलिए चल रहा हूँ, इस क्लासेस इसकी लेट इसलिए आती हैं क्योंकि कारण क्या है कि हमको PT 365 भी डेली 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जो लोग, अगर आपको इसका प्रीलिम्स इस बार देना हो चाहे नहीं देना हो, PT 365 जरूर पढ़िएगा। चीज़ें उसमें क्या है कि जो चीज़ें मैगजीन में छूट जाती हैं, जो चीज़ें मैगजीन में नहीं हो पाती हैं, वो PT 365 में वो जरूर होंगी। और मेंस 365 जब मैं कराऊंगा ना, तो उसमें मेंस संबंधित जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी देंगे उसमें, और बकायदे जो है उसमें अन्य वैल्यू एडिशन के साथ साथ जो है आपका मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में जो है हम लोग जो है सेकंड वाले आर्टिकल से आगे बढ़ेंगे और सब आपको पढ़ाएंगे क्या चीज़, आपका जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो है NPA से शुरुआत करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, तीसरा वाला आर्टिकल, ठीक है। धन्यवाद।